India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राम मंदिर दान घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी एसआईटी से मांगी स्थिति रिपोर्ट। यूपी सरकार और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के गाय बछड़ा वध प्रतिबंध आदेश पर लगाई रोक। तमिलनाडु सरकार की एसएलपी पर नोटिस जारी, राज्य ने आदेश को कानून के विरुद्ध बताया। सुप्रीम कोर्ट ने असम के 24 एक तरफा फॉरेन ट्रिब्यूनल आदेश रद्द कर 6 महीने में नई सुनवाई के दिए निर्देश, कहा नागरिकता प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता के चालक हत्या मामले में एसआईटी जांच के दिया आदेश। 5 सदस्यीय एसआईटी की 2 दिन में गठित होगी। अदालत ने निष्पक्ष और नई जांच का निर्देश दिया। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर निधि गबन मामले की जांच की स्थिति पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल रिपोर्ट मांगी है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन जनहित याचिकाओं पर जारी किया गया है जिनमें मंदिर से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं और कथित रूप से गायब धनराशि की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। अदालत ने कहा नोटिस जारी किया जाता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नोटिस स्वीकार किया। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया जाए, स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी इस न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करे। एसआईटी की संरचना में उनके सदस्यों का विवरण भी शामिल किया जाए। इस मामले में कम से कम 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इनमें से एक याचिका अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने दायर की है, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत संघ को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए जनता से प्राप्त दान के कथित बेईमानीपूर्ण दुरुपयोग, धन के कथित डायवर्जन और गमन के आरोप इतने गंभीर हैं कि इस संबंध में नियमित आपराधिक मामला दर्ज कर स्वतंत्र तथा समयबद्ध जांच कराई जानी चाहिए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी पहले से ही आरोपों की जांच कर रही है, लेकिन जटिल वित्तीय जांच के लिए आवश्यक फॉरेंसिक और जांच संबंधी बुनियादी ढांचा उसके पास नहीं है। साथ ही एसआईटी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए बिना ही जांच शुरू कर दी, जिससे उसके निष्कर्षों के साक्ष्य मूल को चुनौती दी जा सकती है। याचिका में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के कथित मिलावटी घी मामले का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2024 के आदेश सुब्रमण्यम स्वामी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का हवाला दिया गया, जिसमें राज्य के एसआईटी के स्थान पर सीबीआई प्रमुख वाली स्वतंत्र बहुविषयक एसआईटी गठित की गई थी। याचिका में यह भी मांग की गई कि ट्रस्ट और राज्य सरकार को अंतरिम निर्देश देकर सभी भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय रिकॉर्ड, जिनमें दान रजिस्टर, लेजर, सीसीटीवी फुटेज, बैंक रिकॉर्ड और सॉफ्टवेयर डाटाबेस शामिल है, सुरक्षित रखने का आदेश दिया जाए। एक अन्य याचिका राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह ने दायर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि जांच पूरी होने तक ट्रस्ट के वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्याय अधिकारियों, वित्तीय विशेषज्ञों, निष्कलंक छवि वाले व्यक्तियों की एक अस्थायी न्यायालय निगरानी समिति गठित की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया कि सभी भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय रिकॉर्ड, जिसमें लेखा बही, बैंक रिकॉर्ड, यूपीआई लॉग,
सीसीटीवी फुटेज, ईमेल और सर्वर शामिल हैं, सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जाए ताकि साक्ष्यों को नष्ट या उसके साथ छेड़छाड़ न की जा सके। सुधाकर सिंह ने यह भी मांग की कि ट्रस्ट को निर्देश दिया जाए कि वह दान का विवरण, ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण, धन के उपयोग और अन्य वित्तीय जानकारी नियमित अंतराल पर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करें। साथ ही दानदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीयता भी बनाए रखें। याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील ने कहा, 123 साल की लड़ाई के बाद अब एक नई लड़ाई शुरू हुई है। एसआईटी का गठन हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में मौजूद साक्ष्यों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। याचिकाओं पर नोटिस जारी करने से पहले प्रधान न्यायाधीश ने टिप्पणी की, अपनी ऊर्जा बचा कर रखिए, उसकी जरूरत बाहर पड़ेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल किसी उग्रवादी की पत्नी होना और 1.5 साल की बच्ची के साथ मुठभेड़ स्थल पर मौजूद रहना किसी महिला को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक अभियोजन यह साबित न कर दे कि आरोपी ने कोई आपराधिक कृत्य किया है, वह किसी प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन की सदस्य थी, तब तक उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी ने प्रमिला देवी की अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनवाई गई दोष सिद्धि और सजा को रद्द कर दिया तथा उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। अभियोजन के अनुसार जनवरी 2004 में गुमला जिले के एक गांव के पास पुलिस को सूचना मिली थी कि 15 से 20 उग्रवादी, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थी, छिपे हुए हैं। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर कथित उग्रवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ खत्म होने के बाद पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया, जिनमें प्रमिला देवी भी शामिल थी। गिरफ्तारी के समय उनकी गोद में उनकी लगभग 1.5 साल की बेटी थी। अभियोजन का दावा था कि उन्होंने स्वयं को पीपल्स फॉर समूह के सब जोनल कमांडर प्रतुल भुइया उर्फ रणधीर जी की पत्नी बताया था। ट्रायल कोर्ट ने प्रमिला देवी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 353 और 412, 34 सशस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं तथा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 17 के तहत दोषी ठहराया था। हालांकि अपील लंबित रहने के दौरान वह पूरी सजा काट चुकी थी और सितंबर 2011 में जेल से रिहा हो गई थी। हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की समीक्षा करते हुए पाया कि घटना स्थल पर मौजूद होने के अलावा अभियोजन प्रमिला देवी के खिलाफ कोई विशिष्ट आपराधिक कृत्य साबित नहीं कर सका। अदालत ने यह भी पाया कि अभियोजन के एक गवाह ने अदालत में यह दावा किया कि प्रमिला देवी के पास से एक पिस्तौल बरामद हुई थी। हालांकि इस दावे का समर्थन ना तो तत्काल तैयार किए गए दस्तावेजों से हुआ, ना ही किसी अन्य गवाह के बयान से। अदालत ने इसे बाद में जोड़ी गई बात आफ्टर थॉट माना। पीठ ने कहा, किसी भी गवाह ने यह नहीं बताया कि प्रमिला देवी के पास से कोई हथियार या अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई थी। इसके अलावा ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि वह किसी उग्रवादी संगठन की सदस्य थी। अदालत ने यह भी नोट किया कि उनके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं था। अदालत ने कहा, अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा कि अपीलकर्ता ने कोई आपराधिक कृत्य किया। केवल घटना स्थल पर 1.5 साल की बच्ची के साथ मौजूद होना और किसी उग्रवादी की पत्नी होना उसकी दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने बिना किसी ठोस साक्ष्य के यह मान लिया कि प्रमिला देवी उग्रवादी संगठन की सक्रिय सदस्य थी, जबकि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था। इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने माना कि अभियोजन ना तो किसी हथियार की बरामदगी, ना किसी आपराधिक कृत्य में प्रमिला देवी की भूमिका और ना ही किसी उग्रवादी संगठन की सदस्यता साबित कर सका। इसलिए अदालत ने उनकी दोष सिद्धि और सजा को रद्द करते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया, भले ही वह इस मामले में पहले ही अपनी पूरी सजा काट चुकी थी। किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों में पॉस्को कानून के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि 15 से 18 वर्ष की आयु प्रयोग और समझ विकसित करने की उम्र होती है। ऐसे हर मामले को स्वतः पॉस्को का मामला नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि जब किशोर किशोरियां आपसी सहमति से घर छोड़कर चले जाते हैं, तब कई बार माता पिता अपनी तथाकथित इज्जत बचाने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करा देते हैं। अदालत ने टिप्पणी की, 16 से 18 वर्ष की आयु में वे संबंध बनाते हैं और साथ चले जाते हैं। माता पिता सम्मान बचाने के लिए आपराधिक मुकदमे दर्ज करा देते हैं। अंततः हमें बरी करना पड़ता है। पीठ ने पूछा,
राज्य किसी लड़के और लड़की के साथ भाग जाने की घटना को कैसे रोक सकता है? पॉस्को कानून बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के लिए बनाया गया है। 15 से 18 वर्ष की आयु संवेदनशील और प्रयोग करने की उम्र है। सवाल यह है कि क्या हर ऐसा मामला वास्तव में पॉस्को का मामला बन जाता है? अदालत किशोरों के निजता के अधिकार से जुड़े एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। यह मामला कोलकाता हाईकोर्ट के उस विवादित फैसले के बाद शुरू हुआ था जिसमें किशोरियों को संबंध बनाने और 2 मिनट के सुख के बजाय अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने की सलाह दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को निरस्त कर दिया था। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने अदालत को उस मूल मामले की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मामला एक नाबालिग लड़की के 25 वर्षीय व्यक्ति के साथ घर छोड़कर जाने का था। बाद में विवाद का समाधान हुआ। अदालत ने पूछा कि मामला अपहरण का था या सहमति से घर छोड़कर जाने का। इस पर माधवी दीवान ने बताया कि पीड़िता अपनी इच्छा से उस व्यक्ति के साथ रहना चाहती थी और दोनों का एक बच्चा भी है। इसके बाद अदालत ने पॉस्को कानून के तहत कथित दुरुपयोग पर सामान्य टिप्पणी करते हुए कहा कि 16 से 18 वर्ष की आयु में किशोर संबंध बनाते हैं और साथ चले जाते हैं। ऐसे मामलों में माता पिता सम्मान बचाने के लिए आपराधिक मुकदमे दर्ज करा देते हैं, जबकि अंततः अदालत को आरोपियों को बरी करना पड़ता है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि यदि उनके सुझाव स्वीकार किए जाते हैं तो उन्हें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा सकता है। इनमें कक्षा 6 से चरणबद्ध तरीके से किशोर शिक्षा और पॉस्को कानून के प्रति जागरूकता को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव भी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई शुक्रवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें तमिलनाडु में बकरीद सहित किसी भी दिन पूरे राज्य में गाय और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का अंतिम पैराग्राफ, जिसमें राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाया गया है, प्रथम दृष्टया संशोधन की आवश्यकता दर्शाता है। राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि हाईकोर्ट का आदेश तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत है। इस कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से 10 साल से अधिक आयु की ऐसी गायों का वध किया जा सकता है जो काम या प्रजनन के लिए अनुपयुक्त हो। इसके अलावा अन्य लागू कानून पशु वध की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान नहीं करते। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के दायरे से आगे बढ़कर ऐसा आदेश पारित किया जिसकी ना तो मांग की गई और ना ही उस पर सुनवाई हुई। याचिका में केवल यह सुनिश्चित करने की मांग थी कि कुर्बानी केवल अधिकृत बूचड़खानों या निर्धारित स्थानों पर हो। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि हाईकोर्ट का आदेश विरोधाभासी है, क्योंकि एक ओर उसने अधिकृत बूचड़खानों में वध की अनुमति संबंधी व्यवस्था को स्वीकार किया, वहीं दूसरी ओर पूरे राज्य में गाय और बछड़ों के वध पर पूर्ण रोक लगा दी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की आगे सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर प्रिया यादव। प्रिया, क्या जानकारी आपके पास? नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट हियरिंग की, जो के सूर्या अलियास के सूर्य प्रशांत वर्सेस द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट केस से जुड़ी हुई है। ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और फाइनल जजमेंट नहीं आया है। इस केस की शुरुआत मद्रास हाई कोर्ट से हुई थी। पिटिशनर ने दावा किया था कि बकरा ईद के दौरान इलीगल काउ स्लॉटर को रोकने के लिए अथॉरिटीज अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही है। इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने स्टेट को डायरेक्शन दी कि तमिलनाडु एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट और अन्य लागू कानून को लागू कर सकती है और पालन करते हुए कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकती है। कोर्ट ने आर्टिकल 48 का भी हवाला दिया, जो कैटल प्रोटेक्शन से संबंधित है। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मद्रास हाई कोर्ट को ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है और मैटर अभी हियरिंग के स्टेज पर है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट पर है, जो इस मुद्दे की लीगल पोजीशन को स्पष्ट करेगा। धन्यवाद।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता के चालक की हत्या के मामले में की नए सिरे से जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ मृतक की पत्नी रजिया अली की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि राजनीतिक प्रभाव के कारण मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उनके पति, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव प्रत्याशी के चालक थे, की हत्या सत्तारूढ़ भाजपा विधायक से जुड़े लोगों ने की। उनका आरोप था कि राज्य पुलिस की जांच ना तो निष्पक्ष है और ना ही स्वतंत्र। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे राज्य कैडर से बाहर के एक IPS अधिकारी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय SIT गठित करें, जो मामले को नए सिरे से जांच करेगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता का आरोप है कि राजनीतिक प्रभाव के कारण निष्पक्ष जांच नहीं हुई। आरोपों की प्रकृति को देखते हुए न्याय हित और निष्पक्षता की मांग है कि संबंधित FIR की जांच वरिष्ठ अधिकारियों की टीम द्वारा की जाए। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने राज्य की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि अदालत ने रिकॉर्ड में दर्ज किया कि शिकायतकर्ता के अलावा 4 प्रत्यक्षदर्शी भी थे, लेकिन जांच एजेंसी ने उनके बयान दर्ज नहीं किए। अदालत ने यह भी नोट किया कि इन गवाहों ने जांच अधिकारियों को शपथ पत्र भी सौंपे थे। इसके बाद अदालत ने SIT गठित करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि SIT में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रैंक के 3 IPS और पुलिस उपाधीक्षक रैंक से नीचे न होने वाले 2 अधिकारी शामिल होंगे। सभी सदस्य छतरपुर जिले के पुलिस क्षेत्र अधिकारी से बाहर होंगे। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि SIT प्रमुख मध्य प्रदेश में कार्यरत ऐसा IPS अधिकारी होगा जो मूल रूप से किसी अन्य राज्य कैडर से संबंधित हो। SIT का गठन 2 दिन के भीतर किया जाए और वह मौजूदा जांच एजेंसी से पूरा रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रत्यक्षदर्शियों के शपथ पत्र और बयान विधिवत दर्ज किए जाएं तथा सक्षम अदालत में रिपोर्ट दाखिल करने से पहले उन पर विचार किया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि SIT कानून के अनुसार पूरी तरह स्वतंत्र और नए सिरे से जांच करेगी तथा जांच किसी भी प्रकार के प्रभाव से मुक्त होगी। असम के फॉरेन ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए लगभग 24 एक तरफा आदेश की सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने का आदेश देते हुए उन्हें दोबारा फॉरेन ट्रिब्यूनल के पास सुनवाई के लिए भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेन ट्रिब्यूनल से अनुरोध किया गया कि वे 6 महीने के भीतर इनकी सुनवाई पूरी करें। जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि नागरिकता से जुड़ी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से निर्धारित की जानी चाहिए, क्योंकि नागरिकता का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। नागरिकता को लेकर गलत फैसले से गंभीर नतीजे हो सकते हैं, इसलिए हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का उचित मौका मिलना चाहिए। कोर्ट ने असम के 24 विदेशी ट्रिब्यूनल मामलों में दिए गए एक तरफा आदेश को फॉरेन ट्रिब्यूनल में भेजते हुए कहा कि संबंधित लोग आदेश की तारीख से 4 हफ्ते के अंदर अपने अपने विदेशी ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो। साथ ही कोर्ट ने इन लोगों को भारतीय नागरिकता के दावों को लेकर लिखित बयान, दस्तावेजी सबूत और सभी सहायक सामग्री पेश करने की छूट भी दी थी। आइए अब इंडिया वेब रिपोर्टर से समझें कि कोर्ट निर्देशित जांच क्या होती है। क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हर केस में CBI इन्वेस्टिगेशंस का ऑर्डर नहीं देती है। कोर्ट डायरेक्टेड प्रोब्स के भी अपने लीगल नॉर्म्स, प्रोसीजर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कोर्ट डायरेक्टेड प्रोब्स होते क्या है। जब किसी मैटर में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टिगेशंस की फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी या क्रेडिबिलिटी पर सीरियस क्वेश्चंस उठते हैं, तब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का यूज करते हुए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस या कोर्ट मॉनिटर प्रोब्स का डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन ये पावर सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही एक्सक्यूज की जाते हैं। इस प्रिंसिपल को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट 2010 में क्लैरिफाई किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ एलिगेशंस के बेसिस पर सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की जा सकती है। कोर्ट पहले देखती है कि एलिगेशंस प्राइमा फेसिस या क्रेडिबल है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टिगेशंस इफेक्टिव है या नहीं, और क्या जस्टिस के लिए इंडिपेंडेंस प्रोब जरूरी है। अब इसे लीगल प्रिंसिपल की डिस्कशन फिर से हेडलाइन में है। नरेंद्र कुमार गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स और कनेक्टेड पिटिशंस में पिटिशनर ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में एलिजेंट डोनेशंस इन रेगुलेटरीज को लेकर सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस, कोर्ट मॉनिटर प्रोब और फॉरेंसिक ऑडिट की डिमांड की है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस इशू किया। कोर्ट ने यूपीएसआईटी को इन्वेस्टिगेशंस की प्रोसेस रिपोर्ट फाइल करने का डायरेक्शन भी दिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई प्रोब ऑर्डर नहीं किया है। कोर्ट अब ये एग्जामिन करेगा कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस की लीगल रिक्वायरमेंट इस केस में सेटिस्फाई होती है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.